अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हालिया दिनों के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो सियासी हलचल है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई चली जा रही है सियासी मंजरनामे के अंदर। जहां पर अपोजिशन मुतहरिक है वहीं पर इत्तेहादी भी हुकूमत के बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ ख़ुद हुकूमत ने भी मुतहरिक होने का फ़ैसला कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है ये जो तहरुक आया है तमाम सियासी जमातों के अंदर, या ये किसी सिग्नल की वजह से आया है, किसी इशारे की वजह से आया है, ये अपने तय इक़दामात किए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से। और जिस तरह के हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन बड़ी जहाँ पर पूरे एतमाद नज़र आती है तो वहीं पर हुकूमत भी बड़ी पूरे एतमाद नज़र आती है। वो कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ हैं और इत्तेहादियों के भी बयानात ऐसे ही हैं, हुकूमत को ना घबराने के मशवरे दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 साल का ताल्लुक है आपके साथ, हम निभाएंगे और ये ताल्लुक निभाना भी जानते हैं। तो वहीं पर अपोजिशन भी इन बयानात के बाद वो कहती है कि ये बयानात किसी एक शख्स के हो सकते हैं मगर हुकूमत के दीगर भी इत्तेहादी है। खुद हुकूमती सफ़ों के अंदर ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं और हमारे बयानी के साथ और टिकट के वादे के ऊपर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। या वाकई अपोजिशन इतनी संजीदा नज़र आ रही है, कुछ होने जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो काविशें की जा रही हैं कामयाब होती हुई नज़र आएंगी या नहीं आएंगी? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अबूरी हुकूमत का सेटअप क्या होगा? इसके ऊपर इन तमाम सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ हम बात करेंगे जहाँ पर पीपल्स पार्टी भी नज़र आ रही है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर PDM के हवाले से कि तहरीक अदम एतमाद हम लेकर आएंगे, तो वहीं पर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अपना जो ऐलान है वो भी उन्होंने कर दिया है और बाकायदा रूट एक प्लान की मंजूरी भी दे दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। देखना यह है कि लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाब होगा पीपल्स पार्टी का, पहले लॉन्ग मार्च होगा, तहरीक अदम एतमाद होगी या क्या होगा, किस तरह से PDM या दीगर जो जमातें हैं वो भी पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी। आज के इस प्रोग्राम में हम इस तमाम सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। हमने देखा कल भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 12 रुपये लीटर के हिसाब से महंगा कर दिया गया है और इसके साथ साथ डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो यकीनी बात है जो दीगर अशय खुरनोश है उनकी भी कीमतों में इजाफा होगा, उसके अंदर भी ये असरअंदाज होंगी। ये कीमतें बिजली की कीमतें पहले ही बढ़ा चुके हैं और अब मज़ीद यकीनी तौर पर बढ़ेंगी। ये तमाम सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चैलेंज रहा है, गवर्नेंस के मसाइल रहे हैं, कीमतों में अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला रहा है क्योंकि गवर्नेंस हमें इस तरह से नज़र नहीं आती, तनकीद भी होती रही है। महंगाई का जहाँ तक एतराफ़ भी करती रही है मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म खुद ये कहते रहे कि महंगाई की वजह से उनको नींद भी नहीं आती, तो उसके बाद भी ऐसे इक़दामात हो जाना, महंगाई की अशिया खुरनोश की कीमतों के ऊपर बढ़ जाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरहला होना है, पंजाब में भी इंतखाबात होने हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए महंगाई को लेकर जब वो आवाम के अंदर जाएंगे। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ सच TV मोहसिन रज़ा साहब ने। मोहसिन साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं बड़ा तहरुक पाया जाता है, दोनों जानिब भी, अपोजिशन भी बड़ी मुतहरिक नज़र आती है, हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक नज़र आती है, खुद हुकूमत के इत्तेहादी भी मुलाकातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको मुल्क की सियासी मंजरनामा लगता है कि ये किसी सिग्नल के बाद इतना तहरुक आया है या अपने तय इक़दामात किए जा रहे हैं? इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किसी इशारे पे हो रहा है या असमत, लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन इकट्ठी हुई है और पेमेंट क्यों कह रही है कि उनका हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत के साथ वो खड़े हैं और जब भी उन्हें कोई इशारा हुआ तो वो उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे। और मुनीस रईस साहब ने जो वज़ीर आज़म को खुशखबरी सुनाई है कि आवाम को ये बता दें और PTI के लोगों को कि उन्होंने घबराना नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये उनकी बात सिर्फ लगता है कि एक तकरीब तक महदूद है, जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकातें कर रहे हैं। और ये मुलाकातें कोई आम नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी खास है कि
शरीफ बरदरान की ये 14 साल बाद मुलाकात थी, तो ये किसी लगता है कि वादे वईद के मुताबिक हुई है, जिसमें ये बात शामिल हो गई कि शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के पास जाएं और वो खुद चल कर उनके पास गए। इसी तरह हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान भी उनसे काफ़ी खिंचे हुए थे, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ। उसमें यकीन दहानियाँ उन्हें जो कराई गई थी वो चौधरी बिरादरान की तरफ से थी, और जब वो उनके लॉन्ग मार्च के खात्मे के बाद वो यकीन दहानियाँ पूरी नहीं हुई, तो ये चौधरी बिरादरान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कुछ दूरियां भी हो गई थी। हम्म। लगता है कि अभी तक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, जिसमें किसी को पता नहीं कि कल क्या होगा। सही। अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने बात की कि वादे वईद भी किए जा रहे हैं या दोनों तरफ इत्तेहादियों के साथ वादे किए जा रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं या इत्तेहादी भी कहीं ना कहीं वादे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वादे वईद हो सकते हैं? आला सतह के ऊपर कोई ओहदा चाहिए, अगर ओहदे की डिमांड ही है तो अपोजिशन क्या दे सकती है इत्तेहादियों को? बेस्ट पोजीशन तो हुकूमत की है, हुकूमत ही दे सकती है इत्तेहादियों को। नहीं, लेकिन लगता है कि इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो है वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और असल खेल किसी और का है, हम्म। जिसके जिसके हिसाब से अगर इत्तेहादी जमातें अपोजिशन का साथ देंगी, तो ये खुलकर सामने उस वक्त आएगा कि ये किसका खेल है। अभी तो सिर्फ मफरूज़ों पे हम बात कर रहे हैं, जी। लेकिन ये मफरूज़े जो है वो हकीकत की शक्ल उस वक्त इख्तियार करेंगे जब इत्तेहादी कोई फैसला करेंगे। सही। लेकिन इसके साथ साथ आप मोना सलाही के इस बयान को कैसे देखते हैं कि हम आपके साथ हैं, ताल्लुक़ है आपके साथ और हम ताल्लुक़ निभाना भी जानते हैं, तो आप पीटीआई को कह दें, अपने लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है, तगड़ा पैगाम दे दें। ये बयान देने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या वाक़ई आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, सफ़ों के अंदर ऐसे लोग हैं जो घबरा गए हैं? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूँगा, मगर यहाँ मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कि हालिया मुल्की सियासी मंजरनामे के अंदर जिस तरह बड़ा तहरुक पाया जा रहा है और तमाम सियासी जमातें बाशमूल हुकूमत की बड़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही हैं, अपोजिशन बड़ी संजीदगी से काविशें करती हुई नज़र आ रही है तहरीक आदम एतमाद के हवाले से, और अपने लॉन्ग मार्च के ऐलानात भी कर रखे हैं। मोहसिन रज़ा साहब, जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि मोना सलाई साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि हम आपके साथ हैं, ताल्लुक़ हम निभाएंगे, लेकिन आप तगड़ा पैगाम दें अपने लोगों को कि आपने घबराना नहीं है। ये वाकई नहीं तासुर है कि जिस तरह से अपोजिशन भी कहती है कि कुछ अरकान हुकूमत के हैं हमारे साथ हैं और हुकूमती सफ़ों में बेचैनी है, वो घबरा गए हैं? अभी तक तो अपोजिशन वजह नहीं कर सकी कि उनको इत्तेहादियों की हिमायत है या नहीं है, क्योंकि वो राब्ते कर रहे हैं और अभी तक किसी ने इत्तेहादी ने हुकूमत छोड़ने का या इनका साथ देने का बाकायदा ऐलान नहीं किया। और हम्म। होना भी ऐसे ही है कि ये आखिरी वक्त में ये तमाम बातें सामने आएंगी। हुकूमत को आखिरी वक्त तक अगर अंधेरे में ढककर इत्तेहादी कोई वार करेंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब लगता है, हम्म। बजाय इसके कि वो पहले से इसका ऐलान कर दें, क्योंकि PMNQ के सेनेटर कामिल अली आगा बार बार कह चुके हैं कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, हम्म। और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम्म। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि वो पीटीआई के साथ नहीं है, ना हुकूमत के साथ है, वो रियासत के साथ है। रियासत
سے مراد ان کی کیا ہے، اور وہ تو سب لوگ جانتے ہیں جی کہ ریاست جو فیصلہ کرے گی وہ اس کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ صحیح۔ اچھا، میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا پاکستان مسلم نون کے حوالے سے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کافی جو ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم نون بھی ابہام کا شکار ہے؟ اگر ہم خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہی کہتے ہیں موجودہ حکومت کالز کے اوپر کھڑی ہے، جس دن بیساکھیاں ہٹ جائیں گی تو اس دن تحریک عدم اعتماد 24 گھنٹے میں آ جائے گی، جبکہ دیگر ایسے اراکین وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں یہ بات کہہ چکے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی لیگی قیادت نے یہ طے کر لیا ہے ہم نے تحریک عدم اعتماد لے کر جانی ہے چونکہ ان کو یقین ہو چکا ہے ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ نہیں، یہ پاکستان مسلم نون اسی طرح ان کی قیادت جو ہے ابہام کا شکار ہے، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں؟ اصل میں پاکستان مسلم نون کی قیادت میں خاصا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس بارے میں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری انتخاب کی طرف جانا چاہیے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہر صورت میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اختلاف رائے تو مسلم لیگ نون میں موجود ہے، اور لیکن حتمی فیصلہ تو نواز شریف صاحب کریں گے، جو ان کے پاس تمام گروپ کی آرا موجود ہیں، اور انہوں نے لگتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا تو ساتھ دینے کا اشارہ دے دیا ہے، لیکن باقی معاملات بھی ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس حکومت کی مدت کیا ہوگی۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کہ حل طلب ہیں، اور ان کے طے ہونے تک کوئی بھی حتمی بات نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی وقت یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ماضی میں کوئی ایسی مثال موجود ہے عبوری حکومت کو لے کر، چونکہ پاکستان کی تو تاریخ رہی ہے تحریک عدم اعتماد اس طرح سے کامیاب تو نہیں ہوئی ہے وفاقی سطح کے اوپر، صوبوں کے حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مگر کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ تمام جماعتوں کی مل کر کوئی ایک نیشنل حکومت جسے قومی حکومت شہباز شریف بھی کہتے رہے کوئی بنی ہو؟ تو دیکھیں، نیشنل حکومت تو 2008 میں بھی بنی تھی، پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو ساتھ ملایا تھا، اور جے جی یو آئی وغیرہ ان کے ساتھ تھی۔ تو اس قسم کی نیشنل حکومت تو کہا جا سکتا ہے، پھر بعد میں انہوں نے جب نون ان سے ہٹ گئی تھی تو پھر انہوں نے PMQ کو ساتھ میں لا لیا تھا۔ تو یہ تو کام صرف زرداری صاحب ہی کر سکتے ہیں ایسی نیشنل حکومتیں بنانے کا، اور باقی اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ صحیح۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترین گروپ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کے لیے، یا اتحادیوں کی طرح جس طرح کے بیانات ان کی جانب سے آئے ہیں؟ کل اسحاق خاقانی صاحب یہ کہہ رہے تھے ایک پروگرام کے میں کہ بالکل ناراض ہیں، پچھتا رہے ہیں، لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں، قریبی دوست بھی پچھتا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان بیانات سے یہ اخذ کر لیا جائے کہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا ہمیں ترین گروپ؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اس موقع پہ ترین گروپ کا پھر متحرک ہو جانا اس بات کا غماز ہے کہ شاید وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ انہیں جیسے ہی اشارہ ملے، اور ابتدائی اشارے تو مل چکے ہوں گے، تو اس کے حساب سے وہ تیار ہیں، اور اسحاق خاقانی صاحب کو ہم ایک طریقے سے جہانگیر ترین گروپ کا ترجمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے کافی قریب جی ہیں وہ، اور ان کا وہ جب حکومت کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی جہانگیر ترین گروپ اشارہ ملنے کے بعد ہی کچھ کرے گا۔
सही। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि अपोजिशन ने बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तो ये बयानिया आवाम के अंदर और प्रोग्राम्स के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये बनाया है कि हमने इशारों की सियासत को ख़त्म करना है, हम ये चाहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हो जाए। तो जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं किसी हद तक कुछ ना कुछ इशारा हुआ होगा, तभी तरीन ग्रुप की जानिब से खाकवानी साहब की जानिब से ऐसे स्टेटमेंट आना, या कामिल अली आगा साहब ये कहते हैं कि हम रियासत के साथ हैं, तो फिर आपको लगता है कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया बहुत पीछे रह जाएगा अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है? क्योंकि अपने ही सफ़ों में नून लीग के ये लोग कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद तभी कामयाब होती है जब किसी का हाथ सर पर हो। तो पाकिस्तान में कुछ हकीकतें हैं और कुछ आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म में तो यही बात है कि वोट को इज्जत दो, और ये पीटीआई भी ऐसा कहती है कि हम किसी सारे के बगैर आए, जबकि हकीकत कुछ और है। तो ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो है ये अपना किसी एक बैल की उंगली की देखती हैं और उसके मुताबिक फैसला करती हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देखा है कि स्टेट बैंक के बिल जो है, जो पाकिस्तान के खिलाफ था और जी। जिससे पाकिस्तान आज़ादी जो है पास की गई है, उस बिल के हवाले से बातें काफी टॉक शो हुए, अपोजिशन ने बहुत गर्मा गर्म बातें की, लेकिन फिर पतली से निकल लोग और वो बिल पास हो गया और सेनेट में जाते बिल्कुल, वो थे बिल कि पास हो गया और अपोजिशन जो बयानिया बनाती रही उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी, ना ही उस बिल को रोक सकी है। दीगर भी मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे मोहसिन रज़ा साहब से, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी एक अहम दौरा कर रहे हैं, दौरा लाहौर, और कहा यह जा रहा है कि तमाम अपने जो अरकान हैं और पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से भी देखेंगे और अपने अरकान और इत्तेहादियों को भी मुतहरिक करने की कोशिश करेंगे, उनसे मुलाकातों का सिलसिला है वो भी जारी व सारी करेंगे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि मुल्क सियासी मंजरनामे के हवाले से जिस तरह से अपोजिशन बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, बिलखसूस पंजाब के अंदर बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है महंगाई के हवाले से भी, किस तरह से ये चीज़ें मैनेज कर सकेगी मौजूदा हुकूमत महंगाई को लेकर भी। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करें मोहसिन रज़ा साहब से। मोहसिन साहब ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी जिस तरह दौरा लाहौर आज वो करेंगे और अपनी पंजाब हुकूमत का भी जायज़ा लेंगे, इक़दामात प्रोजेक्ट इसका भी, साथ साथ इत्तेहादियों से भी हो सकता है मुलाकातें करें, लेकिन महंगाई के हवाले से इत्तेहादी ये कहते रहे हैं कि ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमने भी जाना है आवाम के अंदर, तो किस तरह से अपने वोट को हम बरकरार रख सकेंगे अगर हम आपके साथ रहते भी हैं। तो इस महंगाई के साथ जिस तरह से कल एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर भी है, तो कैसे देखते हैं आप इस दौरे को भी और फिर महंगाई के चैलेंज को भी? असल में सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द खुशामदियों और कासर हिस्सों का इतना बड़ा जमघटा इकट्ठा हो गया है कि उन्हें मुल्की हालात का सही इल्म भी नहीं होता, और ये ऐसी सूरत हाल है जिस पर अफसोस भी किया जा सकता है, और कि पूरी कौम किस महंगाई के अजाब से मुब्तला है। और रात को आपने 12 रुपए लीटर का एक पेट्रोल बम आवाम पे फेंका है, और उसके बावजूद आप इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान में बड़ी आपने लोगों को गुर्बत की सतह से निकाल लिया है। आप जी, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा मोहसिन रज़ा साहब से रब्ता बहाल हो सके, और यकीनी तौर पर ये कहा जा रहा है, तो नाक़दीन जितने भी हैं ये तासुर दिया जा रहा है, और ख़ुद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से भी ये बार बार ये बयानात दिए गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो करीबी जो लोग हैं वो हक़ाइक़ से आगाह नहीं करते हैं। मोहसिन साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ بحال ہو سکے محسن رضا صاحب سے، اور یقینی طور پر یہ تاثر تو پایا جاتا ہے، مگر ہم نے جب سے دیکھا یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے تبھی سے مہنگائی کا ایک سب سے بڑا عنصر نمایاں رہا ہے۔ محسن صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جی، جی، اپنی بات کا وہیں سے آغاز کیجئے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس تمام حالات میں ایسے مشیروں کی اور ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو انہیں صورتحال سے صحیح آگاہ کر سکے۔ اگر انہیں آگاہ کر دیا گیا تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے، لیکن جس وزیر اعظم کو دھوکے میں رکھ کر یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے عوام جو ہے خطے غربت سے جو ہے ان کو نکال لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 5 سال بعد میری بڑی کامیابی ہوگی کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ کتنے لوگوں کو خطے غربت سے نکال لیا گیا ہے۔ تو جب وزیر اعظم کو اتنی اہم بات ہی نہیں پتا تو وہ کیا ملک کی مسائل کا ادراک رکھیں گے اور کیا فیصلے کریں گے؟ رات کو ہی انہوں نے 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت جی، بڑھا دی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو حکومت کو کس قسم کی لعن طعن کرتے تھے اور ٹویٹر پہ کیا لکھتے تھے؟ کیا ان کے سارے جو ہے یادداشت ختم ہو چکی ہے، یا انہیں پتہ نہیں ہے کہ پیٹرول 12 روپے لیٹر بڑھنے سے عوام کی کیا حالت ہوگی؟ اور صرف پیٹرول ہی نہیں بڑھے گا بلکہ ساری چیزیں اور کرائے اور سب کچھ بڑھ جائے گا۔ بالکل، پیٹرولیم تو مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو دیگر جو اشیاء ہیں ان کی بھی قیمتیں اثر انداز ہوں گی۔ تمام صورتحال کے اوپر اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے محسن رضا صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔